दोस्तों प्रणाम। आप सभी का मैं संजीत सिंह राठौर वर्ल्ड की दुनिया में स्वागत करता हूं। और आज अलंकार के दूसरे स्वरूप अर्थात अर्थालंकार की व्याख्या में चल रहा हूं। मित्रों, मैंने अलंकार का एक वीडियो पीछे दे रखा है जिसमें मैंने बताया था कि जिस प्रकार एक जीव का, एक वस्तु का अलंकरण आभूषणों के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार काव्य का अलंकरण, काव्य की शोभा अलंकार के द्वारा बढ़ाई जाती है। जिस आधार पर अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या था? आभूषण था। अलंकार के मैंने दो स्वरूप बताए थे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ये मैं रिवीजन कर रहा हूं, पिछले वीडियो के कुछ पॉइंट्स को बता रहा हूं, हॉट टिप्स को बता रहा हूं। यानी अलंकार के दो भेद मैंने बताए थे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के मैंने बताया था कि 5 भेद होते हैं, 5 भेद, जिसमें मैंने अनुप्रास के 5 भेदों की भी चर्चा की। छेका, वृत्त्या, लाटा, सुत्या और अंत्य अनुप्रास की मैंने चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त यमक की चर्चा हुई, श्लेष की चर्चा हुई थी, पुनरोक्ति की चर्चा हुई थी, विप्सा की चर्चा हुई थी। आज अंत में मैंने एक मैजिक स्लाइड भी दिया था, बताया था ट्रिक क्या होता है। तो जिन लोगों ने अगर अलंकार का, शब्द अलंकार का वो वीडियो नहीं देखा है, उनसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, प्लीज उस वीडियो को देखो और लोगों तक पहुंचाओ। आज इस वीडियो के अंदर हम अर्थालंकार की चर्चा करने चल रहे हैं। तो पहले हम अर्थालंकार के विषय में बता दें कि अर्थालंकार होता क्या है। अर्थालंकार, अर्थधन अलंकार, अर्थालंकार। अगर इस शब्द को मित्रों तोड़ा जाए तो ये शब्द टूटेगा, दीर्घ संधि अर्थ धन अलंकार। अर्थ धन अलंकार, अलंकार का मैंने अर्थ ही बताया है, शोभा बढ़ाने वाला आभूषण इसका शाब्दिक अर्थ है। समझ रहे हो ना भाई? तो बोला कि अर्थ के आधार पर, जब किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं, और जब शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो उसे शब्द अलंकार कहा गया था। तो आज हम अर्थालंकार की चर्चा करने चल रहे हैं। मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। जब अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, तो वह कौन सा अलंकार है? वह है सर अर्थालंकार है। वो अर्थालंकार है। अर्थालंकार में शब्द, ये अर्थ के आधार पर, और शब्द अलंकार में शब्द के आधार पर शोभा बढ़ाई जाएगी। तो अर्थालंकार की अगर बात की जाए कि सर इसके कितने भेद होते हैं, आपने तो सर शब्द अलंकार के भेद बता दिया था कि 5 होते हैं, शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, लेकिन अर्थालंकार के कितने भेद हैं? तो मित्रों, अर्थालंकार के अनगिनत भेद हैं। कैसे? जिस स्वरूप की, जिस अर्थ पर जो आपकी भावना रही, उसी पर आपने अर्थ लगाकर उसका अलंकरण किया, आपने वर्णन किया, वही उसकी शोभा का आधार बन जाता है। तुलसी बाबा ने लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखऊं तिन तैसी। तो जैसे आप काव्य की जिस स्वरूप में आप अर्थ करेंगे, व्याख्या करेंगे, वैसे ही उसका अलंकरण बढ़ता चला जाता है। तो इनके बहुत सारे स्वरूप, इनके भेद होते हैं। लेकिन जो बच्चे एसआई की, लेखपाल की, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, अदर टेट्स और जो वनडे एग्जाम सामान्य हिंदी व्याकरण का सिलेबस है, उसमें 14 से 15 अलंकारों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैं अभी व्याख्या करने चल रहा हूं। उन अलंकारों की व्याख्या मैं करने चल रहा हूं, अर्थालंकार की, जो आपके एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट टच करते हैं। क्लियर सर? तो इनके भेदों की कितनी संख्या होती है ना कभी पूछी गई है और न ही पूछा जाएगा। क्लियर? तो हम अर्थालंकार में किन किन स्वरूपों की पहले व्याख्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम व्याख्या करने चल रहे हैं पहले पॉइंट पर, उपमा को व्याख्या होगी उपमा की। दूसरे पॉइंट पर मैं व्याख्या करूंगा रूपक की। तीसरा उत्प्रेक्षा की व्याख्या आज होगी। चौथा मैं व्याख्या करूंगा प्रतीप की। प्रतीप, 5वां व्याख्या की जाए प्रतीप के बाद
उपयोपमा, उपयोपमा, उपयोपमा की चर्चा होगी। क्लियर? इसको इसका उपयोपमा का शुद्ध नाम उपमेय, इसको मैं हटा दे रहा हूं, हटा के लिख दे रहा हूं, उपमेयोपमा, उपमेय धन उपमा, उपमेय उपमा, इसकी चर्चा होगी। छठवें स्वरूप में चर्चा मैं करूंगा दीपक अलंकार की, और सातवें स्वरूप में आज चर्चा करूंगा, पहले मैं चर्चा करने चल रहा हूं उल्लेख की। यानी पहले इन 7 अलंकारों को देखते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, उपमेय उपमा, दीपक और उल्लेख की, इनकी चर्चा करने चल रहा हूं। तो देखो भैया, इन 7 में एक समानता है, एक सिमिलैरिटी है। क्या वो समानता है कि इन 7 को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को समझने होंगे, और वो मुख्य बिंदु क्या हैं जरा इसको समझो। इन मुख्य बिंदुओं को आपको जानना होगा। अगर इन 7 को जानना है तो कौन 7? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, उपमेय, उपमा, दीपक और उल्लेख। और इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो के अंत तक आज रह गए, विद्यमान रह गए, तो आज हम पूर्ण आनंद के साथ काव्य पंक्तियों में चूंकि अर्थालंकार है, आनंद लेते हुए इन 7 की व्याख्या करूंगा, और आपको समझ आने की 100% गारंटी मैं एसके सिंह देता हूं। अगर तो इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा। तो मुख्य बिंदु, इन 7 को जानने के लिए मुख्य बिंदु क्या है, आपको जानना होगा कि उपमान क्या होता है, उपमान क्या होता है। दूसरे बिंदु में आपको जानना होगा कि सर उपमेय क्या होता है, पकड़ नहीं पाते सर, उपमेय उपमान में अंतर नहीं कर पाते हैं। और तीसरा स्वरूप निश्चित रूप से आपको जानना होगा कि ये वाचक शब्द क्या होते हैं, वाचक शब्द क्या होते हैं। तो उपमान, उप का मतलब नजदीक होता है, यानी जो मान के, जिसको माना गया उसके नजदीक हो, और उपमेय जिसे माना जाए। अर्थात इसको साधारण भाषा में समझाऊं तो यह होगा उपमान कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। समझ में आ रही बात? ये साधारण भाषा, जिससे तुलना की जाए उपमान है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। और वाचक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों से तुलना की जाए, जिन शब्दों से तुलना की जाए, यानी तुलना जिन शब्दों से आप करोगे वही होंगे वाचक शब्द। बेटा समझ लो कि नहीं समझ लो? उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और वाचक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से तुलना की जाए। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा मैटर को समझना। एक एग्जाम्पल मैं यहां पर दे रहा हूं, चांद सा मुख, चांद सा मुख, चांद सा मुख में आप किससे किसकी तुलना कर रहे हो? आप चांद से मुख की तुलना कर रहे हो। तो यहां तुलना किसकी की गई है? मुख की। और किससे की गई है? चांद से। तो जिससे की जाए, जैसे कहा कि तुम शेर के समान हो, तो तुम्हारी तुलना किससे की गई? शेर से की गई। तो शेर हो जाएगा उपमान, और आप हो जाएंगे उपमेय, और के समान हो जाएगा वाचक शब्द। तो चांद सा मुख में चांद क्या हो गया? उपमान हो गया, उपमान, क्योंकि आप इससे तुलना कर रहे हो, और किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। क्या हो गया सर? ये उपमेय हो गया। और वाचक शब्द क्या हो गया? सा। वाचक शब्द क्या बना? सा। मैटर समझे कि नहीं समझे? ये वाचक शब्द हुआ। तो इन बिंदुओं पर जरा क्लियर रहना कि उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, और वाचक शब्द किसे कहते हैं। क्लियर?
एक बात और बता दें कि इसी उपमान का दूसरा नाम, इसी उपमान को आप और क्या कह सकते हो, तो ये उपमान ही विशेषण है, उपमान ही विशेषण है, अर्थात जिससे विशेषता बताई जाए, या ये उपमान ही अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है। यानी उपमान और उपमेय जब एक साथ रखे जाते हैं, तुम शेर के समान हो, तो क्या वहां पर शेर मौजूद है? नहीं, शेर अप्रत्यक्ष रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष कौन है? आप। तो उपमान इसे अप्रत्यक्ष भी कहते हैं, और उपमेय, उपमेय को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। यह विशेष्य से भी संबोधित किया जाता है, या इसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। बेटा समझे कि नहीं समझे? यानी उपमेय को ही विशेष्य या प्रत्यक्ष पद कहा जाएगा, जबकि उपमान ही विशेषण या अप्रत्यक्ष रहेगा। जैसे चांद सा मुख, तो जब चांद, सीता जी का मुख चांद सा है, तो वहां पर सीता जी मौजूद हैं, चांद नहीं मौजूद है। चांद के सुंदरता की, चांद के मुख की सुंदरता की तुलना सीता के मुख की सुंदरता से की गई, तो वहां मौजूद कौन था? सिर्फ सीता मां थी। तो सीता मां क्या हो गई? उपमेय, और चांद क्या हो गया? उपमेय, उपमान, और के समान शब्द वाचक शब्द हुआ। ये चीज आप क्लियर कर लेना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। उपमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, और वाचक शब्द क्या होते हैं। अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो इन सातों अलंकारों को समझ पाना बड़ा ही कठिन कार्य होगा। फिर तुम चिल्लाते रहना कि सर समझ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम। अरे काहे नहीं प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो होइबे न करेगा। जब ये कंसेप्टवा क्लियर नहीं रहेगा तो सब प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है, और अगर ये कंसेप्ट क्लियर तो कोनो प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो चलो अब हम लोग अब बारी बारी से एक एक अलंकार की मैं चर्चा करने चल रहा हूं, और पहली चर्चा किसकी होगी? उपमा अलंकार की चर्चा की जाएगी। मुख्य बिंदु आपने नोट कर लिया, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, और वाचक शब्द क्या होता है। क्लियर? तो अब अर्थालंकार के अंदर पहले अलंकार की चर्चा होगी, जिसका नाम क्या है? उपमा अलंकार। तो मैं पहला फिर से हेडिंग बना दे रहा हूं, नाम उपमा अलंकार। ये अर्थालंकार में उपमा अलंकार हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसके विषय में मैं बता दूं, पहले लिख दे रहा हूं फिर समझा दे रहा हूं। क्या? उपमेय में, उपमेय, उपमेय का मतलब जो प्रत्यक्ष है, उपमेय का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए। उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान, उपमान अप्रत्यक्ष होता है, यह विशेषण पद होता है। उपमान की, उपमेय में उपमान की समानता, समानता, समानता पाई जाती है। उपमेय में उपमान की समानता पाई जाती है। पहले जरा एक रफ कार्य समझा रहा हूं, तो फिर और मैं आगे लिखूंगा। क्या कहता है? जैसे मैंने कहा था, चांद सा मुख, चांद सा मुख। जब चांद सा मुख लिखा तो मैंने मुख की तुलना चांद से की है, और यहां मुख जो था वो उपमेय था। यह प्रत्यक्ष पद है, यह विशेष्य पद है, और चांद जो है वो उपमान है। तो क्या कहा? सा के द्वारा, सा वाचक शब्द सा के द्वारा आपने इन दोनों पदों में, यानी उपमेय और उपमान में क्या दिखा दी? सा के द्वारा क्या दिखाया? समानता। क्या दिखाई? समानता। क्लियर कट? तो क्या कहता है? तो यह तो एक सा था, इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी वाचक शब्द हैं जिनके द्वारा आप उपमेय और उपमान में समानता दिखाते हो, और वे ही वाचक शब्द, वे ही सादृश्यता सूचक शब्द किसमें मौजूद होते हैं? उपमा अलंकार में। क्लियर? तो मैं उनको भी लिख दे रहा हूं कि वो कौन कौन से हैं। इस मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इस अलंकार में, इस अलंकार में वाचक शब्द, वाचक शब्द,
वाचक शब्द का मतलब कौन से शब्द? सादृश्यता सूचक शब्द, इन्हें दूसरा नाम सिमिलैरिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जिस आधार पर इसका नाम पड़ा सिमिली। सादृश्यता सूचक शब्द, सादृश्यता सूचक शब्द इसी वाचक का दूसरा नाम है। सादृश्यता सूचक शब्द क्या क्या पाए जाते हैं? सादृश्यता सूचक शब्द सा, सी, के समान, सदृश, ज्यों त्यों, है ना। सा, सी, के समान, सदिश, ज्यों त्यों, सरिस, डॉट 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 डाल दिया यार, के जैसा वगैरह वगैरह वगैरह, सरिस जैसे शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। उपमान और उपमेय में समानता दिखाने के लिए सा, सी, के समान, सदृश, ज्यों त्यों, सरिस जैसे शब्द पाए जाते हैं। और जिन काव्य पंक्तियों में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इन वाचक शब्दों का प्रयोग हो, उन्हें आंख मूंद के क्या मारना है? उपमा अलंकार। ठीक, क्लियर। अब हम कुछ उदाहरणों के साथ इसकी चर्चा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, उदाहरण मैं दे रहा हूं, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला। कैसा मन डोला? कैसा डोला? पीपर के पत्ते के जैसा। और पीपर का पत्ता बड़ा डोलता है, बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो ये जो मन है ना, कहां कब उड़ के चला गया, तो कभी उन्हीं पंक्तियों में सौंदर्य डालने के लिए मन की तुलना पीपर के पत्तों से करता है और कहता है कि ये मन किसके पत्तों की तरह डोल रहा है? पीपर के पत्तों की तरह डोल रहा है। तो यहाँ पीपर का पत्ता, जब ये कविता बोली जाएगी, समझाई जा रही है, तो क्या वहां पीपर का पत्ता मौजूद है? नहीं सर, यहां पर पीपर के पत्ते से किसकी तुलना की गई है? मन की तुलना की गई है। तो पीपर का पत्ता कौन सा पद हो गया? उपमान हो गया। और ये मन कौन सा हो गया? उपमेय हो गया। और बोला ई क्या है गुरुजी? तो ई है वाचक शब्द। क्या है सर? वाचक शब्द या सादृश्यता सूचक शब्द। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक हम आपको आपने एक गाना सुना होगा, थोड़े हम लोगों के जमाने का, हम लोग का कैटेगरी का है। आज का तो गाना है लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, समझ में नहीं आता कौन सा डांस। हम लोग के टाइम पे बड़ा गाना था, एक नायिका की सुंदरता की व्याख्या करते हुए नायक कहता है, उस समय का गाना सुना रहा हूं, कि ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी नीली आंखें। अब आगे डॉट डॉट डॉट, आगे आप पता करो। लेकिन उस नायक ने नायिका के चेहरे की सुंदरता, चांद सा, ये चांद सा रोशन चेहरा। कैसा चेहरा? चांद सा, चांद सा। तो चांद से उस चेहरे के चमक की, चांद की रोशनी से उस चेहरे के चमक की तुलना करता है। और झील सी नीली आंखें, झील समझ रहे हैं ना, जिसकी गहराई होती है, डूब जाने का मन करता है। उन आंखों में नायक डूब जाना चाहता है और कहता है कि ये चांद सा रोशन चेहरा। ये मैं लिख दूं, क्या हो? लिख दूं? थोड़ा बहुत आप लोगों को भी तो मजा दिलाना जरूरी है ना। चलो मजा ला, गाना में मजा ला ना। यहां भी व्याकरण है। क्या व्याकरण है? ये चांद सा, ये चांद सा, यहां से ये हटा दे रहा हूं। ये चांद सा रोशन चेहरा, रोशन चेहरा, ये झील सी नीली आंखें। कैसी आंखें? झील सी नीली आंखें, झील सी नीली आंखें, ठीक है। ये झील सी नीली आंखें, तो यहां सा आया कि नहीं आया? तो
तो जब सा मिलेगा, सा सा कहां पे है, इधर इधर, तो इसमें अगर यही पद पूछ दिया तो मार देना है उपमा। ये झील सी, यहां पर सी छूटा हुआ है, ये झील सी नीली आंखें के समान, तो ये सदृशता सूचक शब्द मौजूद होंगे तो आंख मूंद के मार देना उपमा अलंकार। जहां सा सी के समान सदिश ज्यों त्यों सरिस मिले उन काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार है। एक तो हमको मन कर रहा है भोजपुरी में उपमा अलंकार का उदाहरण देने का, सुनेंगे, सुनना चाहेंगे ना? आप भी तो भोजपुरी यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं ना। तो हमारे भरत शर्मा एक बक्सर के गायक हैं और वो गाया करते हैं, हमने गाना सुना है कि गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोड़ बालू हो, गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोड़ बालू हो, तो हर जोड़ के उन्हें खे तू बेजोड़ बालू हो। तो गोरिया नियन, नियन ये देशज शब्द है, नियन का मतलब के जैसन, के समान, के जैसा। तो गोरिया कैसन अंजोर है, गोरिया का वहां आभा, गोरिया के मुख का प्रकाश किसके जैसा है, चांद के जैसा। तो भरत शर्मा तो वहीं पर यूज कर दिए थे उपमा अलंकार का कि गोरिया चांद के अंजोरिया जैसन गोर बालू हो, तो हर जोड़ क्यों नहीं खे बेजोड़ बालू हो। तो वह भी उपमा अलंकार का ही उदाहरण था। और एग्जाम में मैंने लिखा पी पर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है साहब, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अब चलो हम यहां से आप नोट कर लिए होंगे, हम आशा करते हैं। इसको हटा करके अब अगले अलंकार की मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक। अब अगले अलंकार में चर्चा किसकी की जानी चाहिए, रूपक अलंकार की। अब चर्चा होगी रूपक अलंकार जो शब्द अलंकार का स्वरूप है। रूपक अलंकार की मैं चर्चा करने चल रहा हूं और उपमा की जगह मैं अब दूसरे नंबर पर क्या रख रहा हूं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की चर्चा कहा, रूपक, रूपक का मतलब उसी में रूप ग्रहण कर ले। जब तक दूध पानी अलग है तो उन दोनों का एक रूप नहीं है, लेकिन एक ही में चला जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। और इसका जो इसकी परिभाषा होती है उसको मैं समझाऊंगा भी और बताऊंगा। अर्थात जहां जहां उपमेय में, उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का आरोप हो, का आरोप हो, आरोप हो, आरोप हो। और इसमें होता क्या है, वाचक शब्द का लोप होता है। इसमें वाचक शब्द, सादृश्यता सूचक शब्द, इसमें वाचक शब्द का क्या होता है, शब्द का लोप होता है, लोप, लोप, वो दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर? कैसे, जैसे एग्जाम्पल में समझो, तब मैं आरोप आपको समझाऊंगा। जैसे श्री कृष्ण महाप्रभु कान्हा, छोटे से कान्हा माँ यशोदा से एक जिद कर बैठते हैं, एक जिद करते हैं और कहते हैं कि मैया, अय मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैं तो चंद्र खिलौना, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ले हूं। ठीक है, ये कृष्ण कान्हा माँ यशोदा से जिद करते हैं। ये वत्सल रस का बड़ा ही आनंद है सर। और माँ यशोदा से जिद करते हैं कि मैं ये दुनिया के खिलौनों से नहीं, खिलौनों से मेरा क्या काम, मैं इनको नहीं ले सकता। माँ मुझे अगर खिलौने के रूप में देना चाहती हो तो चंद्र खिलौना, चांद के समान खिलौना नहीं। अगर जैसे ही चांद सा खिलौना अगर कृष्ण बोले होते तो उपमा अलंकार हो गया होता। चांद सा खिलौना बोलते तो उपमा हो जाता। यहां कहते कि चांद सा नहीं, चांद ही खिलौने के रूप में, चांद सा नहीं, चांद ही खिलौने के रूप में। तो यहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है। ऐसा लगता है मानो उपमेय ही उपमान है और उपमान ही उपमेय है। मैं तो समझे, चंद्र खिलौना ले हूं। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई। यहां पर इस काव्य पंक्ति में कहा गया कि कमल के समान चरण नहीं बल्कि कमलवत चरण,
कमलवत चरण, इनमें ये लग ही नहीं रहा कि चरण कमल है कि कमल चरण है, दोनों में एक दूसरे का आरोप है और यहां सादृश्यता सूचक शब्द का क्या है, लोप है। अगर चरण सा कमल हो जाए उपमा हो जाएगा, कमल मानो चरण तो फिर वो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, लेकिन जब लोप रहेगा तो मित्र आंख मूंद के क्या मानना है, रूपक अलंकार मानना है। यानी कि रूपक अलंकार में सादृश्यता सूचक शब्द वाचक शब्द का क्या होता है, लोप होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो रूपक अलंकार के बाद अब हम लोग कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? रूपक अलंकार के बाद अब चर्चा की जाएगी तीसरे नंबर पे। ये मैं प्रकार संख्या नहीं लिख रहा हूं कि जाके मार दबो कि अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक होला, नहीं। अर्थालंकार के भेदों का कोई ना लाइनिंग है ना कोई डिटर्मिनेशन है, या असीमित है, जितना अर्थ उतना ये अलंकार हो जाएंगे अर्थालंकार में। मैं ऐसे ही नंबर डाल रहा हूं और तीसरे नंबर पर डाल रहा हूं उत्प्रेक्षा को। किसको डालने चल रहा हूं? उत्प्रेक्षा। तीसरे नंबर पर अलंकार आया उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की चर्चा होने चल रही है। अब बताओ उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है। उपमेय में उपमान की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए अंग्रेजी में मे का प्रयोग करते हैं। मैथ वाले गुरुजी सपोज दैट लगाते हैं, लेट लगाते हैं, और संभावना दिखाने के लिए ही हिंदी के गुरुजी मानो शब्द का यूज करते हैं। मानो तुम शेर हो, मानो तुम शेर हो, मतलब यहां पर क्या कहा, शेर के जैसे गुणों की तुम्हारे अंदर संभावना है। माना कि तुम विवेकानंद हो तो तू वहां विवेकानंद नहीं आ गए, तुम्हारे गुण किसके जैसे हैं, विवेकानंद के जैसे हैं। ठीक है, और कहा कि तुम शेर के समान हो, तो ये उपमा, तुम शेर हो ई रूपक, माना कि तुम शेर हो तो उत्प्रेक्षा। समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें संभावना दिखाने के लिए इसमें क्या आते हैं, वाचक शब्द। इसमें वाचक शब्द समझ गए ना, सादृश्यता सूचक शब्द हो, इसमें वाचक शब्द क्या क्या आएंगे, मानो ये दिमाग में रखना होगा। मानो, मनो, मनु, मनहू, है ना, जानो, जनो, जनहू, है ना, इन्हीं में से जानो, जनो, जनहू। इसमें वाचक शब्द मानो, मनो, मनहू, जानो, जनो, जनहू का प्रयोग किया जाता है। उपमा में सासी के समान सदृश, और उत्प्रेक्षा में मानो, मनो, मनहू, जानो, जनो, जनहू का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं उदाहरण दे रहा हूं तो शायद आप उदाहरण से और क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर हो जाएंगे। जैसे तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा है लाइन कि पट पीत मानहूं, पट पीत मानहूं, पटपीत मानहूं, तड़ित रुचि सूचि, तड़ित रुचि सूचि, नौमी जनक सुतावरम, सूचि नौमी जनक सुतावरम। ये लाइन किसकी है? ये लाइन किसकी है? तुलसीदास की। और तुलसीदास ने क्या लिखा? पटपीत मानहूं, तड़ित रुचि सूचि, नौमी जनक सुतावरम। तो यहां पर ये शब्द क्या दिखा? मानहूं। क्या शब्द दिखा? मानहूं। तो यहां पर क्या ठोक देना है? उत्प्रेक्षा। और देखो उसमें मैं उपमा में कॉम्बिनेशन छोड़ दिया, इसमें उपमेय पहले आएगा और उपमान बाद में। जैसे और एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुख मानो चांद, मुख मानो चांद,
मुख मानो चांद, तो फिर यहां मानो दिखा, तो मानो दिखेगा तो क्या ठोकना है, उत्प्रेक्षा अलंकार मारना है। जैसे और एग्जांपल, मनोनील मणिशैल पर आतप परयो प्रभात, जब सील वो चट्टानों पर, बर्फ की चट्टानों पर, आतप मीन्स प्रातः वेल की, आतप परयो प्रभात, जब आतप मीन्स ये सूर्य की किरणें जब प्रातः वेला में पड़ती हैं तो वो चमक उठती हैं। और वहां कवि लिखता है कि मनोनील मणिशैल पर आतप परयो प्रभात, ये किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा का। तो दिमागवा में एकदम सेटिंग बना लेना, क्या भैया कि उपमा में सा सी के समान सदिश ज्यों त्यों, और उत्प्रेक्षा में मानो मनो मनहु जानो जनो जनहु मिलेगा। क्लियर। अब उत्प्रेक्षा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो डाउट होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे पूछेंगे, और आप सभी जानते ही हैं, और हमने हर वीडियो में अब तो लगभग लिख ही दिया कि मेरा एक ही मोबाइल नंबर है 72 75 56 90 76। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। कभी कोई क्वेश्चन फंसे, उलझन हो, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, ठोक दो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर, मैं जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अब हम अलंकार के, अर्थालंकार के चौथे स्वरूप की चर्चा करने चल रहे हैं। नाम है प्रतीप। प्रतीप 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 का मतलब होता है, प्रतीप क्या है कि यह, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रतीप को आप सीधा सीधा जानो, यह उपमा का उल्टा है, यह उपमा का उल्टा है। तो उपमा का उल्टा है तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी इसमें उपमेय, उपमेय पहले आता है, उपमेय पहले आता है। इसमें उपमेय तथा उपमान की समानता होती है, समानता होती है ना, समानता होती है। अर्थात यह उपमा का उल्टा है, यह उपमा का उल्टा है, ठीक है ना, उल्टा है। उसमें क्या था कि पहले अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष बाद में था। उपमा में उपमान पहले था, उपमेय बाद में था। विशेषण पहले था, विशेष्य बाद में था। लेकिन प्रतीप में क्या हो जाएगा, उपमेय पहले आएगा, उपमेय, और तब क्या हो जाएगा, उपमान। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें उपमेय उपमान का कॉम्बिनेशन बनेगा, और उपमा में उपमान उपमेय का कॉम्बिनेशन बनेगा। उदाहरण, जैसे आपने कहा था चांद सा मुख, तो चांद सा मुख, ये उदाहरण किसका है, किसका है, उपमा का है, ये उपमा का है। इसको पलट दो, इसको यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये क्या बनेगा, मुख सा चांद, मुख सा चांद। तो आप फिर तुलना मुख की चांद से कर रहे हो, लेकिन उपमेय पहले आ गया, ये उपमेय है, आई उपमान, तो उपमेय पहले उपमान बाद में, तो ई कहलाएगा, ई क्या कहलाएगा, प्रतीप। क्या कहलाएगा, प्रतीप। यानी इसमें प्रत्यक्ष पहले और अप्रत्यक्ष बाद में, उत्प्रेक्षा में भी प्रत्यक्ष पहले अप्रत्यक्ष बाद में। क्लियर कट, ये समझ में आ रहा है? तो ये है प्रतीप अलंकार। ठीक, अब प्रतीप अलंकार के बाद हम चर्चा करने चल रहे हैं, प्रतीप के बाद उपमेय उपमा की चर्चा कर लेते हैं। उपमेय उपमा की चर्चा करते हैं, और पांचवें रूप में हम नाम देते हैं उपमेयोपमा। उपमेयोपमा है ना, उपमेयोपमा। ये क्या होता है, इसमें यहां देखो तो यहां उपमेय है और इसमें उपमा है। हम एकदम डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक। ये क्या है सर, इसमें होता है प्रतीप है ना, प्लस उपमा, प्रतीप प्लस उपमा, दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा कौन सा अलंकार, उपमेय उपमा। जैसे एग्जांपल डायरेक्ट दे रहा हूं, जैसे कहा चांद सामुख, पहले प्रतीप आएगा तब क्या आएगा, उपमा आएगा। तो प्रतीप का उदाहरण क्या होगा, मुख सा चांद, मुख सा
चांद। क्यों? क्योंकि उपमेय पहले है और उपमान बाद में। अगर ये उपमान पहले होता, उपमेय बाद में, तो उपमा हो जाता। तो क्या बोला? मुख सा चांद और, अरे वाह रे कविता, वाह रे कवि, बड़ा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। मुख सा चांद और चांद सा मुख, मुख सा चांद और चांद सा मुख, अर्थात आज धरा पर इतनी सुंदर छटा छाई है कि कभी ऐसा लगता है कि मानो चांद सा मुख हो, तो कभी ऐसा महसूस होता है मानो मुख सा चांद है। तो उसमें मुख सा चांद और चांद सा मुख में कौन सा अलंकार हो गया? उपमेय उपमा अलंकार। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे छठवें अलंकार की। छठवां अलंकार नाम रखते हैं यहां पर उल्लेख अलंकार। नाम क्या सर? उल्लेख। कई बार पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार, यहां शब्द उल्लेख लिखा हुआ है। उल्लेख का मतलब क्या होता है? वर्णन। उल्लेख का मतलब वर्णन, अर्थात जब किसी एक मानक की, जब किसी एक मानक की भिन्न भिन्न स्वरूपों में, भिन्न भिन्न स्वरूपों में व्याख्या की जाए, भिन्न भिन्न स्वरूपों में व्याख्या की जाए, है ना। मानक एक ही रहेगा, मानक एक ही रहेगा, लेकिन भिन्न भिन्न स्वरूपों में इसकी व्याख्या की जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और मैं मानक के रूप में रख रहा हूं चांद को। किसको रख रहा हूं? चांद को, चांद को। ठीक है, सॉरी चांद को नहीं यार, चांद को यहां पर हटाता हूं। चांद को नहीं बल्कि मुख को मैं मानक के रूप में किसको रख रहा हूं? मुख को, मुख को। अब ये मुख किसका है? एक नारी के मुख का वर्णन करना चाहता है, एक मुख का वर्णन किया जाता है। मुख एक ही है, मुख एक ही है, लेकिन उस मुख के विषय में एक पिता की विचारधारा अलग है, एक पति की विचारधारा अलग है, एक ससुर की विचारधारा अलग है, एक कवि की विचारधारा अलग है, एक शायर की विचारधारा अलग है, मगर मुख एक ही है जिसके भिन्न भिन्न स्वरूपों में व्याख्या की जा सकती है। जैसे मैं, आपको पता होगा या नहीं पता हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, मेरी 12 से 14 कविताएं संग्रहित हैं और मैं थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेता हूं। तो मैंने शायरी के दरमियान ही इस अलंकार, उल्लेख अलंकार को महसूस किया, और वो शायरी है कि कोई तेरे चेहरे को चांद तो कोई कमल कहता है, कोई तेरे चेहरे को चांद तो कोई कमल कहता है। जब मैंने एक आशिक से पूछा तो वो तेरे चेहरे को ताजमहल कहता है। ये तो करामात है, ये तो करामात है तेरे चेहरे के वैभव की, क्योंकि जब मैंने एक शायर से पूछा तो वो तेरे चेहरे को गजल कहता है। कहने का मतलब कि चेहरा एक ही है, मुख एक ही है, चेहरा एक है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न स्वरूपों में क्या की गई? व्याख्या की गई। तो ये उदाहरण किसका था? उल्लेख अलंकार का था। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, मैं उल्लेख अलंकार को लिख भी दे रहा हूं, उदाहरण इसको लिख दे रहा हूं। क्या चेहरा एक था? यहां पर लिख रहा हूं कि कोई तेरे चेहरे को दूरी बना के, थोड़ा दूरी बना के ना, सटवा तो घट जाई घटना, तो थोड़ा दूरी बनाते हैं। क्या दूरी बनाए? यहां से कोई तेरे चेहरे को चांद तो कोई कमल कहता है, कोई कमल कहता है, कोई कमल कहता है। क्लियर? फिर क्या कहा? जब मैंने
शायर से पूछा, भाई शायर से वो पूछा कि ये कैसा चेहरा है। जब मैंने शायर से पूछा तो वो क्या कहता है, वो तेरे चेहरे को गजल कहता है। क्या कहता है? गजल कहता है। ठीक है, गजल कहता है। फिर नीचे की भी लाइन लिख दे रहा हूं कि ये तो करामात है, ये तो करामात है तेरे चेहरे की। क्या है? करामात तेरे चेहरे की। जब क्या भाई, जब एक शायर से पूछा, शायर से तो पूछ लिया ना भाई, आशिक से जब एक आशिक से पूछा तो वो तेरे चेहरे को ताजमहल कहता है। ताजमहल कहता है। ठीक है, ताजमहल कहता है। अर्थात मित्र, चेहरा यहाँ एक था जिसकी भिन्न भिन्न स्वरूपों में व्याख्या की गई। और वो कहा कि कोई तेरे चेहरे को चांद तो कोई कमल कहता है। ये तेरा चेहरा एक है, तू अपने बेटी के लिए, तू अपने पिता के लिए चांद का टुकड़ा है। जब तक तू नहीं आती, जब तक एक बिटिया का चेहरा नहीं मुस्काता, उसके पिता को आनंद की अनुभूति नहीं मिलती। तो कोई तेरे चेहरे को चांद तो कोई कमल कहता है। जब मैंने एक शायर से पूछा तो वो तेरे चेहरे को गजल कहता है। ये तो करामात है तेरे चेहरे के वैभव की। क्योंकि जब एक आशिक से पूछा तो वो तेरे चेहरे को ताजमहल कहता है। तो ये चेहरा एक था, लेकिन इसका भिन्न भिन्न तरीकों से क्या किया गया, व्याख्या किया गया। और भी एक एग्जाम्पल है, नवल सुंदर श्याम शरीर। यहाँ पर शरीर एक ही था, लेकिन उसको नवल सुंदर कहा गया। नवा है, सुंदर है, और श्यामला यानी श्री कृष्ण के शरीर की व्याख्या नवल सुंदर श्याम शरीर के रूप में की गई। और वह भी क्या था? उल्लेख अलंकार था। आज अब हम 7वें अलंकार के रूप में चर्चा करने चल रहे हैं, दीपक अलंकार की। दीपक आपने दीपक देखा होगा, गांव से आप बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं। दीपक का मतलब क्या है? दीपक का मत तात्पर्य बनता है कि अगर आपको दीपक को जलाना है, दीपावली में आप गए दिया खरीदने, तो दिया खरीदने गए तो इतना बड़का दीपक ले लिए और इतनी छोटी सो बाती ले लिए, तो दीपक जल जाएगा ना। आप खूब एक हाथ का बाती ले रहा और छोटी को दीपक, तब तो दीपक जल जाएगा ना। नहीं, दीपक को सौंदर्य बढ़ाने के लिए आपको जितना सुंदर दीपक उतनी ही सुंदर बाती होनी चाहिए। जितना सुंदर दीपक उतना सुंदर बाती, जितना बड़ा दीपक उतनी बड़ी बाती। अर्थात यहाँ उपमेय और उपमान दोनों की समान महत्ता होती है। दीपक में यहाँ उपमेय और उपमान दोनों की समान महत्ता होती है, दोनों का धर्म का संबंध बराबर होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि इसमें उपमेय तथा उपमान के मध्य समान धर्म होता है। अगर एक सुंदर है तो दूसरा भी सुंदर है, एक खराब है तो दूसरा भी खराब है, समान धर्म होता है। बेटा समझे कि नहीं समझे? जैसे क्या था, जैसे मैं दे रहा हूं क्या कि ये कवि की कल्पना है, कवि कल्पना कर रहा है कि उसकी नायिका आज धरती पर सज सवर के खड़ी है और आसमां में चांद अपनी रोशनी के साथ छटा बिखेर रहा है। और कवि कल्पना करते हुए कहता है कि ए चांद तू अपनी चांदनी पे इतना न इतरा, ए चांद तू अपनी चांदनी पे इतना न इतरा, आज तू आसमां में जितना सुंदर लग रहा है, जमी पे मेरी भी चांदनी उतनी ही सुंदर लग रही है। अर्थात आज चांद और मुख दोनों की शोभा बराबर है।
आसमां में चांद शोभा पा रहा है तो जमी पे नायिका का मुख शोभा पा रहा है, और इन दोनों में समान धर्म हुआ, इसलिए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ? दीपक अलंकार हुआ। तो क्या मैं एग्जाम्पल क्या दूं? चांद और मुख दोनों शोभते हैं। उपमेय उपमान की समान महत्ता, चांद और मुख दोनों शोभते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चांद और मुख दोनों शोभते हैं। आज छात्र और गुरु एक जैसे हो चुके हैं, दोनों की समान महत्ता है। जितना पढ़ाने वाले को इंटरेस्ट मिल रहा है उतना ही पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तब होगा दीपक है। और तब एक कहावत है ना कि राम मिलौना जोड़ी, एगो आनर एगो कोढ़ी है। तो जैसा उपमेय वैसा ही उपमान। मित्रों, मैंने अपनी भाषा में अपने ज्ञान के तहत आज अलंकार के इन स्वरूपों का वर्णन मैंने किया। आप, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन्हें महसूस करेंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठ के नोट करेंगे, अदर एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करेंगे। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और अगले वीडियो में मैं अर्थालंकार के कुछ और अन्य अलंकारों जैसे मानवीकरण, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विभावना, अन्वित, जय संदेह, भ्रांतिमान, इन अलंकारों की चर्चा मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक जो आपने अपने यशके सर को, संजीत भैया को, संजीत बचवा को जो प्रेम और स्नेह दिया है, राठौर वर्ल्ड को जो आप स्नेह दे रहे हो, ऐसे ही बनाए रहो। हम आपके ऋणी हैं। और ये वीडियोज अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज 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 इन्हें लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब कर दिया तो दिल से धन्यवाद। और यदि नहीं किया तो प्लीज यार ललका लिखा है ना सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, या सदस्यता लें, उसको दबा दो, और दबाने के बाद घंटी दबा दो। टन से हर वीडियो का मैसेज आपके मोबाइल पर जाएगा, और ये जितना अधिक फैलेगा, इसे इतना फैलाना है कि ये उन बच्चों तक पहुंच जाए जो किसी न किसी कारण से हमसे ऑफलाइन से नहीं जुड़े हैं। चाहे समस्या कोई भी हो, उन तक पहुंचाना है, यही मेरा नम्र निवेदन है। और इन्हीं निवेदन के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं एक स्टेटमेंट के साथ कि आपकी सफलता मेरे साथ और मेरी सफलता आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।